हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज से पिछले क्लासेज में अपने सब जो है लगभग 2 लेक्चर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक्सरसाइज फर्स्ट के जो है सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लिए हुए थे। आज के क्लास में थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा और कोशिश रहेगा कि एक्सरसाइज सेकंड का सारा क्वेश्चन को जो है एक ही लेक्चर में जो है डील कर ले। ठीक है, तो डायरेक्ट बढ़ते हम क्वेश्चन की ओर। जो है एक्सरसाइज सेकंड में देखते हैं कि आज जो है किस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है अपने सबको। तो यहां से जो है एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट है। बारीकी से अपने सब जो है क्वेश्चन को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अपने सबको जो है कि टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इन द हनीबी। हनीबी यानी कि मधुमक्खी में जो है पार्थेनोजेनेसिस जो है किस प्रकार का होता है। सबसे पहले पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। पार्थेनोजेनेसिस आप पढ़ चुके हैं, जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन एक इंडिविजुअल का क्या होता है, निर्माण होता है। एक बिना निषेचन का जब जीव का निर्माण होता है उसी को अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये कैसा होता है, तो हमेशा याद रखिएगा हनी बी में जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है और एरोनोटॉकी होता है। इसका मतलब है एरोनोटॉकी का मतलब ये है, मतलब ये हैप्लॉइड होता है, क्योंकि मधुमक्खी में हैप्लॉइड एक क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन किए हुए हैप्लॉइड इंडिविजुअल का क्या ही करता है, निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मेन व्हाइट फाइब्रस कवर अराउंड द टेस्टिस इज कॉल्ड, यानी कि देखा जाए टेस्टिस के चारों बगल जो है एक व्हाइट कवर रहता है, एक आवरण, एक लेयर पाया जाता है। क्लियर लिखा है कि मुख्य श्वेत तंतु आवरण जो वृष्णु को आवृत करता है, वृष्णु को ढकने का काम करता है, वो क्या कहलाता है। एक लाइन में याद रखना, जब टेस्टिस का आप डायग्राम देखे होइएगा तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर आप देखे थे टूनिका एल्बोजिनिया। क्या हो जाएगा, टूनिका एल्बोजिनिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टूनिका एल्बोजिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने से बढ़ेंगे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता पेशियां। पेशियां जो वृष्णु की स्थिति में प्रमुख भूमिका निभाती है वह है, यानी कि द मसल प्लेइंग मेजर रोल इन द पोजिशनिंग ऑफ द टेस्टिस आर। हमेशा याद रखिएगा कि पेशियां जो वृष्णु की स्थिति में प्रमुख भूमिका निभाती है उसे कहा जाता है डेट्रूसर। उसे क्या कहा जाता है, डेट्रूसर कहा जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है कि which of the following is not the part of इंट्राटेस्टिक्यूलर जेनिटल डक्ट सिस्टम। यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और कहता है इन 4 ऑप्शन में से कौन जो है टेस्टिस के अंदर का पार्ट नहीं है। क्लियर लिखा, निम्न में से कौन सा अंतरा टेस्टिक्यूलर जनिक नलिका तंत्र के रूप में कार्य नहीं करता। यहां पर एक ही जोर दीजिएगा, यहां पर नहीं छूटा हुआ है, के रूप में कार्य नहीं करता है। हिंदी मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट अगर नोट लिए होइएगा इस तरीके का, अगर आप बुक लिए हुए हैं तो देख करके आप इसको जो है सुधार कर लीजिएगा बुक में। नहीं तो अगर याद डायरेक्टली कर रहे हैं वीडियो के जरिए तो आप यहाँ पर थोड़ा सुधार कर दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में नोट लगा हुआ। देखिए फर्स्ट ऑप्शन कहता है रेटे टेस्टिस, तो ये टेस्टिस के अंदर का पार्ट है। ट्यूबुली रेक्टा ये भी अंदर का पार्ट है। वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस एपिडाइडेमिस के लोअर पार्ट से बाहर निकलता, यानी कि टेस्टिस के बाहर है। वास इफ्रेंसिया या वासा इफ्रेंसिया भी आप लिख सकते हैं, ये टेस्टिस के अंदर का पार्ट है। लेकिन अपने सबको कहता कि कौन जो है टेस्टिस के अंदर का पार्ट नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास डिफरेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अगर अपने से बढ़े तो देखिए क्या लिखा हुआ, एम्पुला पार्ट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिलेटेड टू। अब देखो एम्पुला तो दिया हुआ है, अब वैसे हम आपको एम्पुला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताए हुए थे कि यह फैलोपियन ट्यूब का वीडर पार्ट या इनफंडिबुलम के पीछे का जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, एम्पुला। तो सीधे यहां पर जो है फैलोपियन ट्यूब मत मार दीजिएगा। क्लियर लिखा हुआ है एम्पुला पार्ट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर प्रजनन तंत्र में एम्पुला भाग संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, तो वो वास डिफरेंस से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, वास डिफरेंस से संबंधित होता है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अपने सबको कि द इनहिबिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय, यानी कि इनहिबिन हार्मोन स्रावित होता है। वो किसके द्वारा स्रावित होता है, तो वो ग्रैनुलोसा सेल के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा, ग्रैनुलोसा सेल के द्वारा स्रावित होता है। ये चीज आपको याद रखना, साथ ही साथ
आप ये भी याद रखिए कि ये ग्रैनुलोसा सेल एक्टिव जो होता है, ये ग्रैनुलोसा सेल एक्टिव जो होता है ये फॉलिकल एस्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा, और जब ये एक्टिव होता है तो इन ग्रैनुलोसा सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसे कहा जाता है एस्ट्रोजन। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोजन कहा जाता है। ये भी आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है? ऑस्टियम इज द एपर्चर रिप्रेजेंट इन, यानी कि ऑस्टियम एक छिद्र है जो उपस्थित होता है। तो हमेशा याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब का बता दिए थे, जैसे कि ये मेरा हाथ यहां से लेकर के यहां तक फैलोपियन ट्यूब हो गया, तो इसके इंड वाले पार्ट को इनफंडिबुलम कहा जाता है। फिंगर लाइक संरचना को फिम्ब्रियाई कहा जाता है। यहीं पर एक छिद्र होता है जिसे क्या कहा जाता है? ऑस्टियम कहा जाता है। तो ये कहां पर देखने को मिलता है? फैलोपियन कीप में। कहां पर देखने को मिलता है? फैलोपियन कीप में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इन ह्यूमन पेरिनियम रेफर टू द स्पेस बिटवीन, यानी कि मानव में पेरिनियम किसके बीच का अवकाश है? एक लाइन में ये फीमेल में पाया जाता है, यह एनस और वल्वा के बीच का पार्ट होता है, यानी गुदा और भग के बीच का क्या होता है? भाग होता है। तो राइट आंसर अपने सबका 4th नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एस्क्रोटल सेक ऑफ मैमल इज होमोलोगस टू व्हिच पार्ट ऑफ द फीमेल जेनाइटल। आप फीमेल जेनाइटल या फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल का जब डायग्राम हम आपको क्लास में बताए थे तो उस समय हम ये चर्चा कर दिए थे कि लीबिया मेजोरा वाला जो पार्ट जो होता है वो होमोलोगस होता है, मेल के एस्क्रोटल सेक के समान होता है। ठीक है, या मेल के एस्क्रोटल सेक के क्या होता है? होमोलोगस होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेबिया मेजोरा हो जाता है। और इधर देखो, वैसे अगर अपने सब आगे बढ़े तो देखो क्लाइटोरिस की बात करेंगे तो बता दिए थे क्लाइटोरिस जो है मेल के सीसन के, मेल के पेनिस के क्या होता है? होमोलोगस होता है। तो अगर क्लाइटोरिस अगर यहां पर पूछता कि यहां पर कौन जो है पेनिस के होमोलोगस ऑर्गेन होता है तब तो क्लाइटोरिस हो जाता, लेकिन एस्क्रोटल से पूछा तो क्या हो जाएगा? लेबिया मेजोरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ बर्थोलियन ग्लैंड्स, द फंक्शन ऑफ बर्थोलियन ग्लैंड्स इन अ फीमेल इज। फीमेल में बर्थोलियन ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है? तो फीमेल में एक लाइन में बर्थोलियन ग्लैंड्स का फंक्शन होता है योनि को पतला बनाए रखना, टू रेंडर द वेजाइनल स्लाइमी। मतलब ये जो है क्या करता है? योनि को पतला स्मूथ बनाने का यह काम करता है। आगे क्या है कि इफ इन अ स्पर्म द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बिकम नॉन फंक्शनल व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेल नॉट अकर। ध्यान दो, सब जब अपने सब जो है एक स्पर्म का डायग्राम देखे थे तो ये स्पर्म का हेड वाला पोर्शन था। हम यहां पर बता दिए थे दो सेंट्रियोल था, एक आगे का और एक पीछे का। आगे वाला सेंट्रियोल को कहा जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और पीछे वाले सेंट्रियोल को क्या कहा जाता है? डिस्टल सेंट्रियोल। पीछे वाले सेंट्रियोल को क्या कहा जाता है? डिस्टल सेंट्रियोल कहा जाता है। और साथ ही साथ हम बता दिए थे कि डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट निकलता है जो स्पर्म के पूंछ वाले भाग बनाने का काम करता है, और आगे का जो सेंट्रियोल है जब यह स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है तो जायगोट बनाएगा, और जायगोट में फर्स्ट क्लीवेज जो होता है, जायगोट में पहला डिवीजन जो होता है वो इन्हीं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के प्रेजेंस में होता है। और यहां पर क्वेश्चन क्या कहता कि यदि शुक्राणु में समीपस्थ तारक का यानी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अकार्यात्मक हो जाता है यानी काम नहीं करता है तो निम्न में से क्या नहीं होगा? तो पहला डिवीजन ही जायगोट में नहीं होगा, क्लीवेज नहीं होगा। तो देखिए लिखा फर्स्ट क्लीवेज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्लीवेज। अगर आपको थ्योरी अच्छे से क्लास में समझ आ जाता है या थ्योरी आपको कंप्लीट है तो ये आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव है आपको नीट लेवल तक का ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ बायोलॉजी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हर एक चैप्टर से लगभग जो है 250 से 300 के बीच में ऑब्जेक्टिव हम आपको दे रहे हैं बुक के रूप में, साथ ही साथ क्लास भी आपको हम दे रहे हैं। तो क्लास करिए जो है
और फ्रेंड्स सबको भी बोलिए जो है कर लेने के लिए, ताकि आगे जो है आपको कोई भी एग्जाम में जो है दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ समझने में भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो ये भी बताइए, कमेंट करिए कि सर 12th नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, उसको रिपीट कर दीजिए। जब फिर हम इसका अगला वीडियो इस एक्सरसाइज से अगला एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें हम आपको जो इसको रिपीट कर देंगे या समझाने की हम कोशिश करेंगे। देखिए तो आगे जो है, आगे क्या देखेंगे अपने सब जो है 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंसंट्रेटिंग टेस्टोस्टेरोन इन द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहता है निम्न में से कौन शुक्रजनक नलिकाओं में टेस्टोस्टेरोन की सांद्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो वो है सर्टोली सेल। क्या है, वो है सर्टोली सेल। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि द फॉल इन द नंबर ऑफ स्पर्म पर ml ऑफ सीमेन causes sterility. This is due to the insufficient amount of, देखो क्या कहता है कि प्रति ml वीर्य में अगर शुक्राणु की संख्या घटने लगे या कम हो जाए तो बाध्यता होता है। स्वाभाविक बात है कि जितना मतलब जो 1 ml सीमेन में जितना स्पर्म का मात्रा होता है उतना होना चाहिए। अगर उससे कम अगर रहता है तो इनफर्टिलिटी को शो करता है, वो संतान पैदा नहीं कर सकता है। तो कहता है यह किसकी अपर्याप्त मात्रा के कारण होता है, तो एक लाइन में यह टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन अपने सबको क्या करा, 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एनेस्ट्रम अवस्था है। कहता है कि एनेस्ट्रम अवस्था है। ये कैसा अवस्था है एनेस्ट्रम, तो एक लाइन में याद रखिएगा, ये सस्पेंशन ऑफ ओस्ट्रस साइकिल इन नॉन प्राइमेट, यानी कि नॉन प्राइमेट में एस्ट्रस का निलंबन अवस्था क्या कहलाता है, एनेस्ट्रम अवस्था कहलाता है। आगे देखिए क्या लिखा 15 नंबर क्वेश्चन में, कहता है कि द प्रिंसिपल केमिकल कंपोनेंट ऑफ यॉक आर। बता दिए थे यॉक सैक जो होता है वो जब जायगोट से जब शुरुआती जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो को, उस समय उसे न्यूट्रिशन मिलता है। तो कहता है कि इस यॉक में किन किन चीज का कंपोनेंट होता है, तो वो कंपोनेंट होता है प्रोटीन का, फॉस्फोलिपिड का एंड फैट का होता है। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। आगे है विटेलाइन मेम्ब्रेन इज ऑफ। विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है क्या लिखा 16 नंबर क्वेश्चन में, कहता है कि विटेलाइन झिल्ली है। किसका है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का है, टर्शियरी एग मेम्ब्रेन का है, या नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा यह जो है प्राथमिक अंड झिल्ली प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का यह एक क्या है, झिल्ली है, यानी कि प्राइमरी एग पर यह जो है पाया जाता है लेयर। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में कि व्हेन क्लीवेज bisects both the pole of the egg passing through the animal vegetal axis, the plane of cleavage is called। यानी कहता जब विदलन खांच अंडे के दोनों ध्रुवों को जंतु वेजाइटल अक्ष से गुजरती है तो समान भागों में बांटती है, तो विदलन का तल जो है वो कहलाता है, वो विदलन का तल क्या कहलाता है, तो विदलन का तल कहलाता है मेरिडियोनल। क्या कहलाता है, मेरिडियोनल कहलाता है। आगे क्या है, निम्न में से कौन विदलन का अभिलक्षण, मतलब निम्न में से कौन विदलन का अभिलक्षण नहीं है, कौन सा, या आप सीधे निम्न में से विदलन का अभिलक्षण कौन सा नहीं है, मतलब यहां पर चार जो है बातें दिया हुआ है किसके बारे में, क्लीवेज के बारे में, और कहता है कि कौन सा बात क्लीवेज के बारे में गलत है या सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन को अपने सब पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में पहला क्या कहता है, माइटोटिक डिवीजन। तो हाँ, क्लीवेज जो है एक प्रकार का समसूत्री विभाजन ही है, माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन ही है। दूसरा कहता है डीएनए के संश्लेषण में वृद्धि होता है, इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो हाँ, डीएनए के सिंथेसिस में क्या होता है, इंक्रीज होता है। आगे क्या है, इंक्रीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो बिल्कुल भी नहीं, प्रोटोप्लाज्म में कोई भी इंक्रीज नहीं होता है। आगे क्या है कि सेल ऑफ कंटिन्यूअसली स्मॉलर साइज। तो सही बात है, सेल लगातार इसमें क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो देखा जाए तो अपने सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इन चार ऑप्शन में से क्लीवेज के बारे में यही ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन गलत दिया हुआ है, बाकी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ एन
एम्ब्रियो बिकम अपियरेंट ड्यूरिंग, ध्यान तो क्या करता है कि भ्रूण के दाएं तथा बाएं किनारे कब प्रकट होता है, तो एक लाइन में जब उसमें बायलेटरल क्लीवेज बायरेडियल क्लीवेज होता है, क्या होता है जब उसमें बायरेडियल क्लीवेज होता है। यहाँ पर क्या देखे अपने सब जो है 90 नंबर क्वेश्चन में कि भ्रूण के दाएं तथा बाएं किनारे कब प्रकट होते हैं, तो बाय रेडियल नहीं बायलैटरल होगा, क्या होगा बड़े बायलैटरल क्लीवेज जब होता है तब इसमें क्या होता है एम्ब्रियो में राइट एंड लेफ्ट साइड का निर्माण होना क्या हो जाता है स्टार्ट। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्लास्टुला कोशिका में एक या अनेक स्तरों का बना होता है जो अवकाशीय कोर गुहा के चारों ओर व्यवस्थित होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहता है कि ब्लास्टुला, देखिए इंग्लिश में एक बार देखते हैं इसको पढ़ करके, क्या कहता है कि अ ब्लास्टुला कंसिस्टिंग ऑफ अ ब्लास्टोडर्म ऑफ वन और सेवरल लेयर, एक से अधिक लेयर का बना होता है, अरेंज्ड अराउंड अ स्पेसियस ब्लास्टोकोल, मतलब ये जो है एक खाली जगह के चारों ओर यह जो पाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे सीलोब्लास्टुला कहा जाता है, मतलब खाली जगह वाले भाग को क्या कहा जाता है सीलोब्लास्टुला। जैसे इस तरीके से चारों बगल से ट्रोफोब्लास्ट हो गया, ये बीच में इनर सेल मास हो गया, तो ये जो खाली जगह जो है इसे क्या कहा जाता है सीलोब्लास्टुला कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे अपने सब देखेंगे जो है 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्लास्टुला की सतह पर, ध्यान दीजिए, मतलब मूवमेंट ऑफ माइक्रोमियर ओवर द सरफेस ऑफ ब्लास्टुला रिजल्टिंग इन इलोंगेशन ऑफ द एम्ब्रियो इज नोन एज, क्या कहता है ब्लास्टुला की सतह पर माइक्रोमियर की गति के परिणाम में भ्रूण का प्रलंबन होता है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है अभिसारी कहलाता है, या अभिसारी कहलाता है, या फिर इनोल्यूशन कहलाता है, या एपीबोली कहलाता है, एक लाइन में यह एपीबोली कहलाता है, क्लियर लिखा है। ब्लास्टुला की सतह पर माइक्रोमियर की गति के परिणाम में भ्रूण प्रलंबन यानी भ्रूण एम्ब्रियो लंबा होता है, तो इसे क्या कहा जाता है एपीबोली, इसे क्या कहते हैं एपीबोली कहते हैं, क्या कहते हैं एपीबोली कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है कि कैपेसिटेशन में क्या सम्मिलित है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन कैपेसिटेशन, ठीक है। देखिए 22 नंबर, कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है, तो कैपेसिटेशन इज अ प्री रिक्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है इसी को कहा जाता है कैपेसिटेशन। पहला क्या कहता है कि एक्रोसोम पर उपस्थित झिल्ली कोलेस्ट्रम का प्रतिस्थापन, यानी कि रिमूवल ऑफ मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट ओवर एक्रोसोम। हम जानते हैं स्पर्म के ऊपर, हेड के ऊपर एक टोपीनुमा कैप लाइक संरचना पाया जाता है, जिसे एक्रोसोम कहा जाता है, जो गोल्जी बॉडी का बना होता है, तो वहां पर जो मेम्ब्रेन है जब तक वो हटेगा नहीं तब तक उसे स्पर्म लाइसिन एंजाइम निकलेगा नहीं, तो ये रिमूवेबल होना क्या है जरूरी है। दूसरा कहता है एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन इनटू स्पर्म, स्पर्म में जो है कैल्शियम आयन का प्रवेश होना, तो ये भी जरूरी है। आगे कहता है डायल्यूशन ऑफ डी कैपेसिटेशन फैक्टर, यानी कि डी कैपेसिटेशन कारक का डायल्यूशन, ये भी सही है, यानी कि देखा जाए तो ये तीनों का तीनों बात क्या है जरूरी है कैपेसिटेशन में, तो अपने सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन अपने सब देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहता द फंक्शन ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल इन द कॉर्टेक्स ऑफ द ओवम इज, यानी कहता अंडाणु के वलकूट में कॉर्टिकल कनिकाओं का कार्य है, कॉर्टिकल कनिकाओं का क्या कार्य है, तो देखिए कॉर्टिकल जो कनिका रहता है इसका काम है निषेचन झिल्ली का निर्माण करना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का क्या करता है निर्माण करने में यह मदद करता है। 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा, द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज सिक्रिएटेड बिकॉज, मतलब कहता निषेचित झिल्ली स्रावित होती है, क्यों स्रावित होती है, ताकि ये एडिशनल अतिरिक्त शुक्राणुओं को अंडा के अंदर न जाने दे, इसके लिए ये निषेचित मेम्ब्रेन का क्या होता है निर्माण होता है, यानी कि इट चेक द एंट्री ऑफ मोर स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है कोई दूसरा स्पर्म न इंटर कर जाए, इसके लिए जो है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का क्या होता है निर्माण होता है, ठीक है। तो राइट आंसर 24 का क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर। बढ़ते आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है,
25 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि which of the following is involved in slow block to polyspermy। कहता निम्न में से कौन बहुत शुक्राणुता की धीमी अवरुद्धता में भाग लेता है। देखो पहला क्या कहता है कॉर्टिकल अभिक्रिया, दूसरा क्या है जोना रिएक्शन, तीसरा में है विध्रुवीकरण निषेचन शंकु पर प्रारंभ होती है यानी डीपोलराइजेशन स्टार्टिंग एट द फर्टिलाइजेशन कोन। तो यहां पर अपने सबको राइट आंसर हो जाएगा पहला एंड दूसरा चौथा नंबर, यानी कि यह कॉर्टिकल रिएक्शन और जोना रिएक्शन इसमें क्या होता है भाग लेता है। ठीक है, आगे सेल ऑफ रूवर, क्या लिखा है सेल ऑफ रूवर या रोवर, यानी कि सेल ऑफ रोवर क्या है। तो देखिए यहां पर जो है ऑप्शन इसका क्या क्या है। पहला नंबर क्या कहता है कि ट्रोफोब्लास्ट सेल इज कांटेक्ट विथ एम्ब्रियोनल नोब, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, देखिए ब्लास्टोसिस्ट आज की क्लास में आप लोगों को बताया गया है कि जब क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण जो होता है तो चारों बगल से एक सिंगल लेयर बनता है जिसे क्या कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट, और एक जो है बीच में सेल का क्या बनता है ग्रुप बनता है जिसे क्या कहा जाता है इनर सेल मास कहा जाता है। बाहर का सिंगल लेयर जो इसे क्या कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। नहीं तो जब ये कहता है ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है यानी ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं भ्रूणीय नोक के साथ संपर्कित होता है तो उसी को क्या कहा जाता है सेल्स ऑफ रोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है सेल्स ऑफ रोवर। तो राइट आंसर 26 का हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि गर्भाशय के रंध्र व भ्रूण के बीच उपस्थित डेसिडुआ का भाग कहलाता है। ध्यान दिए एक बार और इंग्लिश में देखिए, कहता पार्ट ऑफ द डेसिडुआ प्रेजेंट बिटवीन एम्ब्रियो एंड द ल्यूमेन ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड। मतलब यूटेरस का जो खाली जगह वाला भाग रहता है और एम्ब्रियो जो है इसके बीच का जो डिसिडुआ जो होता है वो क्या कहलाता है डिसिडुआ बेसिलियस कहलाता है, डिसिडुआ कैप्सुलरिस कहलाता है, डिसिडुआ टेराई पैरा इटैलिस कहलाता है या पेरीमेट्रियम कहलाता है। तो 27 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डिसिडुआ कैप्सुलेरिस कहलाता है। ये क्या कहलाता है डिसिडुआ कैप्सुलेरिस कहलाता है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि which of the following is true regarding the first germinal layer to differentiate during embryonic development। कहता निम्न में से भ्रूण विकास के दौरान प्रथम जनन परत के विभेदन के संदर्भ में कौन सा सत्य है। एंडोडर्मल एपीब्लास्ट, एंडोडर्मल हाइपोब्लास्ट, मीसोडर्मल एपीब्लास्ट या मीसोडर्मल हाइपोब्लास्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जो है एंडोडर्मल एपीब्लास्ट। क्या हो जाएगा एंडोडर्मल एपीब्लास्ट। आगे क्या है ऑन्टोजेनिकली यकृत तथा अग्नाशय होते हैं। ये कैसे होते हैं तो ये जो है एंडोडर्मल होता है, यकृत और अग्नाशय का निर्माण जो है एंडोडर्म से इसका क्या होता है निर्माण होता है। तो 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा एंडोडर्मल इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते अपने सब आगे देखिए आगे क्या लिखा है द मीसोडर्म गिव्स राइज टू ऑल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। मतलब मीसोडर्म जर्मिनल लेयर 3 प्रकार का होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। कहता है कि यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से किसको छोड़ करके सभी भागों का निर्माण मीसोडर्म के द्वारा होता है। नर्व सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है और गोनाड्स। तो याद रखिएगा नर्वस सिस्टम को छोड़ करके मस्कुलर सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, गोनाड्स हो गया, उसका निर्माण किससे होता है मीसोडर्म से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मीसोडर्म। क्या हो जाएगा सॉरी राइट आंसर क्या हो जाएगा नर्वस सिस्टम हो जाएगा। यानी क्लियर लिखा कि मीसोडर्म किसके अतिरिक्त सभी संरचना मतलब नर्वस सिस्टम को छोड़ करके सभी भागों का ये क्या करता निर्माण करता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर। 31 में देखिए क्या लिखा हुआ 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। कहता है कि सॉरी टेरेटोजन का प्रभाव अधिकतम होता है। तो सबसे पहले अगर टेरेटोजन की बात करेंगे तो टेरेटोजन होता क्या है सो समझ लिए। तो टेरेटोजन जो है यह एक ऐसा पदार्थ है जो भ्रूण के सामान्य विकास में बाधा डालता है। मतलब टेरेटोजन देखा जाए तो यह एक प्रकार का समझिए कि सब्सटेंस है जो भ्रूण के डेवलपमेंट में ये बाधा डालने का काम करता है। यह जो है टेरेटोजन के रूप में देखा जाए तो ड्रग्स आ जाता है, अल्कोहल आ जाता है, विषाक्त पदार्थ और इसके कारण जन्मजात विकलांगता का कारण बन सकता है। यानी कि देखा जाए तो टेरेटोजन एक प्रकार का क्या हो गया
जहरीला पदार्थ, कोई केमिकल हो गया या ड्रग्स, दवा हो गया, इसके यूज करने से देखते होइएगा बहुत सारे बच्चे विकलांग, जन्म से ही विकलांग आता है, वो किसके कारण होता है? टेरेटोजन के कारण। और ये कहता है ये कब अधिकतम होता है? तो ये प्रथम ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके कारण एबॉर्शन भी हो सकता है या फिर डेड बेबी का भी निर्माण हो सकता है, एक मरे हुए बच्चे का भी निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 32 का देखेंगे, कहता इस प्राइमरी oocyte वन मियोसिस प्रोड्यूस। अब याद करिए ना, बता दिए थे यह एक क्या है, एक है प्राइमरी oocyte। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है मियोसिस फर्स्ट, तो बता दिए थे दो अनइक्वल सेल बनेगा, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। इन छोटा सेल को क्या कहा जाता है? फर्स्ट पोलर बॉडी। और इन बड़ा सेल को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी oocyte। और इन सेकेंडरी oocyte में क्या होता है? फिर से मियोसिस सेकेंड होता है, तो एक बड़ा सेल और एक फिर से छोटा सेकेंड पोलर बॉडी का क्या होता है? निर्माण होता है। और इसी को क्या कहा जाता है? ओभा कहा जाता है, या आप ओवम कहिए या फिर क्या कहिए? एग कहिए। तो एक बार जो मियोसिस होता है तो कितने? एक ही ओभा का निर्माण होता है या एक ही एग का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहां पर क्लियर लिखा हुआ एक अंडाणु बनता है इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर अपने सबका कितना हो जाएगा? एक। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इन oogenesis हैप्लॉइड एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म एट व्हिच स्टेज? किस अवस्था में, कहता है कि अंड जनन की कौन सी अवस्था पर अगुणित अंडा शुक्राणु से निषेचित होता है? जैसे अभी जस्ट आप देखे हैं, क्या देखे हैं? जस्ट देखें, ये हो गया प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte से बना एक बड़ा सेल जिसे कहा जाता है सेकेंडरी oocyte, और एक छोटा फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, और तो ये होता है डिप्लॉइड, और जब ये मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। फिर इसमें बता दिए थे मियोसिस सेकंड होता है, तो सेकंड होता है तो एक बड़ा सेल बनता है फिर से, जिसे ओभा कहा जाता है, या ओवम कहिए या एग कहिए, और एक फिर से छोटा क्या होता है? सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। क्वेश्चन आपका कह क्या रहा है? कहता है कि oogenesis के दौरान हैप्लॉइड एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म एट व्हिच स्टेज? किस अवस्था में जो है हैप्लॉइड एग जो है स्पर्म के साथ क्या करता? फर्टिलाइज करता। तो हमेशा याद रखिए द्वितीयक oocyte के समय, सेकेंडरी oocyte के समय, क्योंकि बता दिए थे जब हम टीएस ऑफ ओवरी पढ़े थे, एमसी पढ़े थे 14वां डेज में, एमसी के 14वां डेज में 14वां दिन में क्या होता है? ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन होता है सेकेंडरी oocyte स्टेज में। अब फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले क्या होता है? ये डिवाइड कर जाता है। जब जब एस्पर्म जो है इन सेकेंडरी oocyte के लेयर को पेनिट्रेट कर रहा होता है, उस समय ये क्या करता है? तो यह फिर से जो है इसमें मियोसिस सेकंड होता है और एक ओभा और एक सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण करता है। तो राइट आंसर अपने सबका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte यानी द्वितीयक oocyte इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट व्हिच स्टेज ऑफ oogenesis? मतलब फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण किस स्टेज में होता है? तो मियोसिस फर्स्ट। अभी जस्ट आप पढ़े मियोसिस फर्स्ट होता है प्राइमरी oocyte में, तो क्या होता है? एक लार्ज एक बड़ा सेकेंडरी oocyte का निर्माण करता है और एक छोटा फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मियोसिस फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, यानी मानव मादा में शिशु के बाहर निकलना प्रेरित होता है किसके द्वारा? अब देखिए जो है कहने का मतलब, जब मानव शिशु तैयार हो जाता अपने माता के गर्भ में, तो वो गर्भ से बाहर निकलता है तो उसे सिग्नल मिलता है, वो फीटस के द्वारा मिलता है। वो किसके द्वारा मिलता है? फीटस के द्वारा। वो डेवलपमेंट कर रहा जो एम्ब्रियो रहता है उसी के द्वारा सिग्नल मिलता है और प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। तो देखो क्लियर दूसरा नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है कि फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पूर्ण रूप से विकसित शिशु तथा प्लेसेंटा द्वारा ये क्या होता है? सिग्नल मिलता है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सर्टोली सेल आर फाउंड इन, सर्टोली सेल कहां पाया जाता है? बता दिए थे इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो प्रकार का स्पेशल सेल होता है,
एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, या फिर कहने का मतलब एक सर्टुली सेल था, दूसरा स्पर्मेटोगोनिया सेल था। सर्टुली सेल से स्पर्म का निर्माण होता है, सॉरी सर्टुली सेल से सर्टुली सेल क्या करता है, डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का निर्माण होता है। यानी कि सर्टुली सेल आर फाउंड इन, सर्टुली सेल कहां पाया जाता है, तो देखो क्या लिखा है, लिखा है शुक्र जनन नलिका में तथा जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा 37 में, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, स्तनी अंडाणु का द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होता है, यानी कि द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द मेमेरियल ओवम अकर। अभी जस्ट अपने सब इससे पीछे भी पढ़े हैं कि एक प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो एक बड़ा सेकेंडरी oocyte का निर्माण हुआ, एक छोटा फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण हुआ, और बता दिए थे फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले, या कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, तो सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड होता है, जिसके कारण एक फिर से बड़ा ओवम का निर्माण होता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। अगर उसको देखते हुए अपने सब देखिए तो पहला कहता है अंडोत्सर्ग के कुछ समय बाद, बिल्कुल नहीं होगा आंसर जो है। दूसरा आफ्टर द ओवम हैज बीन पेनिट्रेट बाय स्पर्म, शुक्राणु द्वारा अंडाणु के भेदन के बाद, सही ये आप कह सकते हैं, बट आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं, until the nucleus of the sperm has fused with that of ovum, मतलब कहता है कि स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम को फ्यूज कर देता, तब बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा है द ग्राफियन फॉलिकल, का तो चर्चा नहीं था, आपका राइट आंसर किया दूसरा, यानी कि शुक्राणु द्वारा अंडाणु के भेदन के बाद, यानी जब शुक्राणु जो है सेकेंडरी oocyte को पेनिट्रेट कर रहा होता है, उस समय क्या होता है, सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होता है, जिसके कारण एक बड़ा ओवा का निर्माण होता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट, मतलब यहां पर चार ऑप्शन जो है ह्यूमन स्पर्म के बारे में दिया हुआ है, और कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। देखिए क्या कहता है, पहला कह रहा है कि एक्रोसोम हैज कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर। अच्छा एक मिनट, निम्न में से मानव शुक्राणु के बारे में कौन सा कथन सही है, मतलब चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होगा, मतलब तीन ऑप्शन गलत होगा। कहता है एक्रोसोम हैज कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं, हम बता चुके हैं एक्रोसोम का स्ट्रक्चर टोपी नुमा होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको पहले छाड़ दो। दूसरा है कि द स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोसोम डिजॉल्व द एग इनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन पाया जाता है जो एग के इनवेलप को डिजोल्व करने में, गलाने में क्या करता है, मदद करता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये दूसरा नंबर राइट आंसर होगा। वैसे आगे का भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, एक्रोसोम सर्व्स एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर, सेंसरी स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा एक्रोसोम कोई विशिष्ट कार्य नहीं करता, बिल्कुल कार्य करता है, तो देखेंगे तो अपने सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर 38 का क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर, यानी एक्रोसोम में शुक्राणु लाइसिन अंडावरण को घोल देता है, जो निषेचन को सुगम बनाने का काम करता है। ठीक है, आगे देखिए 39, बस कुछ क्वेश्चन और बच गया, कुछ क्वेश्चन और, लगभग मुश्किल से 5 मिनट का क्लास और होगा। देखिए क्या लिखा, इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि मानव मादा में ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कैसा होता है। पहला कहता है कि फॉर्म फॉर्म प्लेसेंटा इवन बिफोर इम्प्लांटेशन, यानी भ्रूण रोपण से प्लेसेंटा बनता है, भ्रूण रोपण से प्लेसेंटा बनता है, बिल्कुल नहीं। अपने सबका क्वेश्चन कहता है कि ब्लास्टोसिस्ट मतलब मानव मादा में ब्लास्टोसिस्ट। चलिए आगे देखिए क्या कहता है, दूसरा अंडोत्सर्ग के 3 दिन बाद गर्भाशय में रोपित होता है, बिल्कुल नहीं, 7 दिन का समय लगता है। निषेचन के अंडोत्सर्ग के 3 दिन बाद, बिल्कुल नहीं, निषेचन के 7वें दिन में जाकर के क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। कहता है भ्रूण रोपण के बाद गर्भाशयी एंडोमेट्रियम श्रावण को पोषण प्रदान करता है, यानी कि गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम यूटेराइन एंडोमेट्रियम सीक्रेशन ओनली आफ्टर इम्प्लांटेशन। और चौथा कहता है कि गेट इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय ट्रोफोब्लास्ट सेल, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये। बता दिए थे कि ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में 2 भाग रहता है, चारों भाग का भाग क्या हो जाता है, ट्रोफोब्लास्ट हो जाता है। इस लेक्चर में बार बार ट्रोफोब्लास्ट का यूज कर रहे हैं हम, ट्रोफोब्लास्ट पाया जाता है और एक इनर सेल मास पाया जाता है। और जब ये इनर सेल मास
इनर सेल मास, तो एम्ब्रियो बनाएगा ट्रोफोब्लास्ट। जब ये क्या होता है तो एंडोमेट्रियम के संपर्क में आता है, तो एंडोमेट्रियम उसको चारों बगल से कवर करता है और ब्लास्टोसिस कंडीशन में इम्प्लांटेशन होता है। तो लिखा ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा एंडोमेट्रियम में रोपित होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 40 का चौथा। ठीक है, 40 का फोर्थ नंबर। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, कहता है कि which of the following induced parturition, मतलब निम्न में से कौन प्रसव को प्रेरित करता है। देखिए जीएस लिखा हुआ है, टीएसएच लिखा हुआ है, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। एक लाइन में याद रखिए बोरे कि जब पार्चुरेशन के समय दो हार्मोन, कौन कौन, दो हार्मोन, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है रिलैक्सिन। एक है ऑक्सीटोसिन, दूसरा रिलैक्सिन। ये दो हार्मोन क्या करता है, पार्चुरेशन के समय मदद करता है। तो यहाँ पर रिलैक्सिन तो है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। आगे लिखा कि द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग व्हिच मंथ, मतलब कह रहा है कि शिशु की प्रथम गति जब बेबी अपने माता के गर्भ में रहता है, तो कहता यहाँ पर जैसे कि मंथ लिखा हुआ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स्थ मंथ, थर्ड मंथ, मतलब किस महीना में बेबी में पहला मूवमेंट देखा जाता है और उसके हेड सिर पर बाल देखने को मिलता है, तो वो 5वां महीना में। किसमें होता है, 5वां महीना में ये चीज देखने को मिलता है, बेबी में फर्स्ट मूवमेंट देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा। आगे क्या लिखा है, करेक्टली मैच्ड पेयर आर। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के बारे में कुछ कुछ बातें दिया हुआ है और इसमें से कहता है कि सही सुमेलित करिए कौन बातें सही बताया गया है। पहला देखो कहता है क्लाइटोरिस के बारे में। क्लाइटोरिस में कहता है कि इरेक्टाइल बॉडी इन फीमेल होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस ऑफ मेल, बिल्कुल नहीं, इरेक्टाइल बॉडी तो नहीं होता है, पेनिस के समजात होता है, लेकिन इरेक्टाइल पार्ट ये जो है क्लाइटोरिस नहीं होता। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत करेंगे अपने सब। दूसरा क्या कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्वाइटस कहा जाता, सही बात है। तीसरा कहता है कोलेस्ट्रम सिक्रिएशन फाउंड इन सेमिनल फ्लूइड, बिल्कुल नहीं। इसके बाद कहता है एरियोला। एरियोला जो है नीपल के चारों ओर का डार्क भाग होता है, यानी कि कहता है पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया अराउंड द निपल, तो सही है आपको मतलब बी और डी नंबर राइट आंसर है। तो इस ऑप्शन को देखेंगे तो दूसरा नंबर आंसर आपका सही जाएगा, बी तथा डी क्या है, सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अपने सब जो है आगे आगे देखेंगे क्या होता है जी। देखिए आगे क्या कहता है कि यूटेराइन एंडोमेट्रियम, यूटेराइन ग्लैंड एंड कनेक्टिव टिश्यू आर ब्रोकन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज, दिस इज ड्यू टू, कहता है कि रज प्रावस्था के दौरान जो है गर्भाशयी एंडोमेट्रियम, गर्भाशयी ग्रंथियां और संयोजी ऊतक टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, लैक ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के अभाव के कारण, लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन के अभाव के कारण, ओवर सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, एफएसएच के ज्यादा सिक्रेशन के कारण, या ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो एक लाइन में बोले लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पर जरा आप लोग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो भी है बुक लिए हैं थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन के अभाव के कारण, अभाव छुटा हुआ, लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें जो है। ये क्या लिखा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके द्वारा कंट्रोल होता है, कहता है अंडाशय के एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन द्वारा। दूसरा है पिट्यूटरी के, देखो सही बात है, जब एमसी आप देखे थे, एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब डायग्राम आपको बताए थे तो उसमें ओवेरियन हार्मोन का भी चर्चा किए थे और पिट्यूटरी हार्मोन का भी। तो पिट्यूटरी हार्मोन में क्या बता दिए थे, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ओवेरियन हार्मोन में भी दो हार्मोन बता दिए थे, एक बता दिए थे प्रोजेस्टेरॉन और एक बता दिए थे एस्ट्रोजन। तो क्लियर यहाँ पर लिखा है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन और ओवरी, राइट आंसर है। दूसरा एफएसएच ऑफ पिट्यूटरी, राइट आंसर है। कहता है एफएसएच एंड एलएच ऑफ पिट्यूटरी, ये भी सही बात है। ऑक्सीटोसिन गलत, यानी देखिएगा तो ए बी और सी सही है। अब यहाँ पर कोड दिया हुआ है उसके अनुसार आप मतलब इसको चयनित करिए कौन सा आंसर होगा। देखो ए बी और सी सही है, तो चौथा नंबर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, ए बी तथा सी क्या सही है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए बस बस 2 मिनट और जो है देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हिच हार्मोन लेवल रिचेज इन पिक ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कहता है कि रज चक्र की ल्यूटियल प्रावस्था जो है यानी कॉर्पस ल्यूटियम का जब निर्माण होता है उसके दौरान कौन से हार्मोन का स्तर सबसे ज्यादा बढ़ता है, तो वो कौन सा हार्मोन है,
प्रोजेस्टेरॉन क्लियर बता चुके थे कि ग्राफियन फॉलिकल जब रैप्चर होता है तो ओवुलेशन होता है, तो ओवम तो रिलीज हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ भाग है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, और वही कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन, बस खत्म है। बस यही दो क्वेश्चन अपने सबको देखना है आज के क्लास में, यही दो ही क्वेश्चन देखना है जी। देखो क्या लिखा है कि द 32 सेल स्टेज ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियो इज, यानी कि मानव भ्रूण की 32 कोषीय अवस्था कैसा होता है। कहता निषेचित अंडे की अपेक्षा छोटा, बिल्कुल नहीं। कहता निषेचित अंडे के बराबर, बिल्कुल राइट। क्योंकि इसमें क्या होता है, जायगोट में क्लीवेज होता है, निषेचित अंडा जायगोट बनाएगा, और बता चुके हैं जायगोट में ही क्लीवेज होता है। क्लीवेज का मतलब क्या है, जायगोट का जो साइज है वही रहेगा, सेल का नंबर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। ब्लास्टोमियर बता चुके हैं, मोरूला स्टेज 32 सेल या 16 से 32 सेल स्टेज को मोरूला स्टेज कहा जाता है, और उस समय तक जितना आकार जायगोट का होता है उतना ही आकार 32 सेल कोशिका का भी होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि which of the following is the correct matching of the event occurring during menstrual cycle, यानी कि रज चक्र के दौरान क्या कर रहा है कि रज चक्र के दौरान होने वाली घटनाओं का निम्न में से कौन सा मेल सही है। मेरे हिसाब से आप ही लोग बना लीजिए जो है इसको, जो है which of the following is the correct matching। देखो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को हम इसीलिए देख लेते हैं, कभी कभार क्वेश्चन में नोट रहता है हिंदी में जो है आपको वैसे ही रहता, तो इसीलिए थोड़ा इसको चेक कर लिए। मतलब मेस्ट्रो साइकिल के बारे में यहाँ पर कौन सा मतलब सही मेल है, इसके बारे में कहता है बात करने के लिए। देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, मेंस्ट्रुएशन के बारे में जो है रज के बारे में कहता है कि ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम, बिल्कुल भी नहीं। मायोमेट्रियम का कहां होगा ब्रेकडाउन, एंडोमेट्रियम का होता है, बिल्कुल कट गया। ओवुलेशन कहता है LH FSH अटेन पीक लेवल एंड शार्प फॉल इन द सिक्रिएशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कहता है LH तथा FSH उच्चतम स्तर तक पहुंच जाते हैं तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन गिरता है, उस समय तो प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण लगभग चालू ही होने वाला रहता है। तो ये भी ऑप्शन आप काट सकते हैं। तीसरा नंबर का आता है प्रोलिफेरेटिव, यानी कि रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड मैचुरेशन, बिल्कुल गलत जो है। प्रोलिफेरेटिव का मतलब ये है कि उस समय क्या होता है, कॉर्पस जो है फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। चौथा नंबर देखो कहता है डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, सिक्रेटरी फेज एंड इंक्रीज सिक्रिएशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, राइट आंसर है। क्या होता है, ये सिक्रेटरी फेज है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा क्या होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आप एक ही लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 2 को खत्म कर दिए जो है आप लोग जो है। थैंक यू जो है, इसी तरीके से आप लोग वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक तो करिए ही, है कि नहीं, लाइक करिएगा तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ अगर आपके इर्द गिर्द में अगर कोई भी बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो आप जो है इस वीडियो को भेज सकते हैं, क्योंकि ये नीट लेवल तक का जो है आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। साथ ही साथ जो है आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज तीसरा जो इसी दूसरा चैप्टर से लिखा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अगर हम डायरेक्टली इसको दिखाने की कोशिश करें लास्ट में तो देख सकते हैं बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं आपको भी और आपके दोस्तों को भी। तो चैनल को थोड़ा जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आगे अपने फ्रेंड तक भी भेजिएगा। देखो 61 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है अपने सबको, 61 क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया। इतना क्वेश्चन को बनाइएगा, साथ ही साथ जो है क्वेश्चन को डिस्क्राइब भी करते चलते हैं, इसके बारे में बताते भी चलते हैं, तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।